हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है क्लास 6 का चैप्टर 4 है, क्या बताती हमें किताबें और खबरें। तो देखिए ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर सिर्फ स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप बिहार स्टेट बीपीएससी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम रहता है उसका बेस 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे डियर, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए पहला जो आपका टॉपिक है, ये दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। भाई हमें पता है कि हमारा चार वेद जो है होता है, वेद के बारे में तुम लोग जानते हैं। वेद जो होता है चार प्रकार का है, चार वेद है, यानी हम लोग चार वेद कह सकते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पुराना वेद क्या है, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। इसकी रचना कब हुई थी, तो लगभग 3500 साल पहले हुई थी। हम लोग जो चैप्टर 1 डिस्कस किए थे उसमें पढ़े थे भारत नाम का जो प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में किया गया है, जो कि 3500 साल पुराना था। ठीक है, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थना है। प्रार्थना को हम लोग क्या कहते हैं, सूक्त कहते हैं, याद रखिएगा। सूक्त मतलब क्या होता है, जो अच्छी तरीके से बोला गया है। देखिए किस, तो ये हम लोग देवी और देवता की रचना इसकी स्तुति में बोलते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में 3 देवता का जिक्र किया गया है, अग्नि, इंद्र और सोम का। तो याद रखिएगा, अग्नि आग का देवता होता है, इंद्र जो होता है युद्ध का देवता होता है, सोम एक पौधा है जिसमें एक खास पेड़ बनाया जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वैदिक प्रथाओं की रचना जो है ये किसने किया था, ऋषि ने किया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ऋग्वेद की भाषा जो है ये पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। यहाँ पे देख लीजिए कुछ प्रार्थनाओं की रचना जो है महिलाओं ने भी की थी। यानी अधिकतर जो थी रचना ये आपको पुरुषों ने किया था, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि कुछ प्रार्थना जो है महिलाओं के द्वारा भी किया गया है। तो यहाँ से हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है ये आपका मतलब भाषा पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ठीक है, यानी तुम जो स्कूल में संस्कृत पढ़ते हो उससे ये भाषा थोड़ी अलग होती है। जो हम लोग भाषा जो पढ़ते हैं ना संस्कृत स्कूल में, उससे ये थोड़ा जो रहता अलग होता है। तो संस्कृत और अन्य भाषाएं, यहाँ से हमें क्वेश्चन जो है हमेशा सेटेड में देखने को मिलता है। ठीक है, तो संस्कृत जो है ये कैसी भाषा है, तो ये भारोपीय भाषा है, जिसको हम लोग भारत यूरोपीय कहते हैं, इसलिए इसको भारोपीय नाम पड़ गया। भा से भारत और यूरोपीय से यूरोप। ठीक है, यानी भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषा जैसे कि असमिया हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कश्मीरी हो गया, सिंधी हो गया, एशियाई भाषा हो गया, फारसी हो गया, तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि जो है ये इसी परिवार से जुड़ी हुई है। किस भाषा परिवार से, भारोपीय भाषा से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द ऐसे थे जैसे थे, उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। ठीक है, क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नज़र आती है। देखिए उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर देशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तिब्बत वर्मा परिवार की जो भाषा है उसमें तमिल आता है, तेलुगु आता है, कन्नड़ आता है, मलयालम आता है और द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं होती है। झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा जो होती है ये एस्ट्रो एसिटिक परिवार से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, किससे, एस्ट्रो एसिटिक परिवार से जुड़ा होता है। अब हम लोग यहाँ पे भाषा के बारे में देखें। ठीक है, जिसमें हम लोग दो चीज़ इंपॉर्टेंट देखें। भारोपीय भाषा, हम लोग की अधिकतर जो भाषा होती है ये भारोपीय में आती है, यानी भाषा परिवार की हिस्सा होती है। जबकि तिब्बत ब्रह्म परिवार की जो भाषा होती है जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और द्रविड़ भाषा की जो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। द्रविड़ जो है, द्रविड़ सॉरी मलयालम द्रविड़। जबकि झारखंड में जो है आपका एस्ट्रो एसिटिक भाषा बोला जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार और पुरातत्वविद की तरह ही अतीत के बारे में हम लोग, ये क्वेश्चन जो है ना आपका सीटेट का प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा पुरातत्वविद किसको कहते हैं,
देखिए यहाँ पे पुरातत्व वर्ताओ लिखा हुआ है, तो एक पुरातत्वविद से आता है, तो जो अतीत की वस्तु का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार जो होता है वो भी उसी की तरह होता है, क्योंकि ये भी अतीत का अध्ययन करता है, लेकिन ये लिखित सामग्री का जो है इस्तेमाल करता है, जबकि ये आपका वस्तु का करता है पुरातत्वविद। ठीक है, तो लेकिन भौतिक अवशोषण के अलावा वो लिखित, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंसेस। सेम क्वेश्चन जो है, सेम स्टेटमेंट को जो है आपका स्टेट में जो है एज ए स्टेटमेंट बेस्ड जो है पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ऋग्वेद की कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में, वार्तालाप मतलब समझते हैं ना, जैसे कि हम लोग एक दूसरे से जो डिस्कस कर रहे हैं, हम आपसे कुछ बोलेंगे, आप हमसे जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, इसको हम लोग वार्तालाप कहते हैं। तो इसमें भी ये उपस्थित है, जैसे कि विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज। ये इंपॉर्टेंट है कि विश्वामित्र जो है कि दो नदियों के साथ वार्तालाप करते हुए दिखाया गया है। किस में दिखाया गया है? ऋग्वेद में दिखाया गया है। किसके साथ? तो व्यास और सतलुज ये दो नदी हैं उसके साथ। ठीक है, अब क्या था इनकी वार्तालाप, तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो विश्वामित्र बोलता है, हे नदियों, अपने बच्चों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ी से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता है। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनें, मुझे गाय की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल का हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पर जा सके। नदिया, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिसमें तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक वैसे ही होता है जैसे कि हम लोग महाभारत या रामायण में देखते हैं। ठीक है, तो वैसे ही वार्तालाप यहाँ पे जो है करते हुए दिखाया गया है। ये चीज़ जो है हमें ऋग्वेद में देखने को मिला है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन जो है यहाँ से इस टॉपिक से, इस पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपका प्रीवियस सीटेड ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए हम कहते हैं ये जो ब्रैकेट वाला होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे इतिहासकार ये बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई है जहाँ ये नदियाँ बहती है, और वो ये भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते हैं वहाँ घोड़ा और गाय को बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। तो ऋग्वेद में नदी की तुलना किससे की गई है? तो याद रखिएगा, घोड़ा और गाय से किया गया है। ठीक है, फिर ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूषित नदी जैसे कि सरस्वती, सिंधु, ये दो चीज़ का जिक्र किया गया है। ठीक है, और उसकी सहायक नदी का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का सिर्फ एक बार उल्लेख किया गया है। तो पूछा जाता है कि भाई कौन सी ऐसी नदी है जिसका उल्लेख सिर्फ एक बार किया गया है? तो याद रखिएगा, गंगा और यमुना का उल्लेख जो है सिर्फ एक बार किया गया है। इसके अलावा खासकर सरस्वती और सिंधु, सबसे पवित्र नदी जो है इसमें सरस्वती को माना गया है, और सिंधु का भी जिक्र किया गया है। गंगा यमुना का सिर्फ एक बार जिक्र हुआ है ऋग्वेद में। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमें कुछ एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए और अनेक प्रार्थना, आप जैसे कि अभी भी होता है ना, हम लोग मतलब कि पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, किस लिए करते हैं? तो बच्चों के लिए करते हैं कि भाई जिसका बच्चे नहीं होते वो कहते हैं कि हमें बच्चा दे दो। फिर जिसका बेटा नहीं होता वो कहता है कि हमें बेटा चाहिए, उसके लिए वो पूजा करता है। फिर आप देखोगे तो जो देवी मंदिर होती है और बहुत सारे ऐसे मंदिर है जहाँ पे जो है बलि दी जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है प्रार्थना अब भी होती है। तो ऋग्वेद में जो है बच्चों के लिए, घोड़े के लिए अनेक प्रार्थनाएं होती थी, और घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने का काम लाया जाता था ऋग्वेद में, याद रखिएगा। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाया जाता था, यानी इन लड़ाई में जो है मवेशी को जो है जीत कर लाया जाता था। और लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, ज़मीन के लिए भी लड़ा जाता था, जैसे कि जो चारागाह हो, चारागाह मतलब होता है जहाँ बहुत घास उस हो, ताकि वो जानवरों के लिए जो है मतलब कि खाने के लिए, जैसे अब बहुत घास होगा तो ऑब्वियसली तो जो जानवर जो है उस पर चढ़ते हैं, तो इसके लिए भी किया जाता है। या ऐसी उपजाऊ ज़मीन के लिए जो है जहाँ पे जो जैसी
जल्दी तैयार होने वाला फसल जो है उपजाया जा सके। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों की बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती है, ठीक है। तो लड़ाई किस लिए लड़ा जाता है ये समझ में आ गया। तो युद्ध में जितना भी धन लाया जाता था ना, वो कुछ भाग सरदार रखता था, कुछ हिस्सा जो है पुरोहित को दे दिया जाता था, और कुछ धन जो है ना वो आम लोगों में भी बांट दिया जाता था। याद रखिएगा, कुछ धन जो यह रहता था वो यज्ञ के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जैसे कि आपको पता है यज्ञ होता है ना, तो यज्ञ में हम लोग जो है आहुति देते हैं, तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इसमें घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती है, ठीक है। तो अधिकांश पुरुष जो है इन युद्धों में भाग लेते, कोई अस्थायी सेना, यहाँ पे देखिएगा ऋग्वेद में कोई अस्थायी सेना नहीं था। अस्थायी मतलब पता है ना, परमानेंट, ठीक है। जो भी पुरुष होते थे वो ये इसमें भाग लेते थे, और ये लोग जो है ना बहुत ही मतलब कि यहाँ पे अच्छी बातें कहा गया है कि जो सभा बुलाया जाता था सब मिलजुल के आते थे, और जो युद्ध को जो है मतलब कि सब एक दूसरे की सलाह से किया करते थे, ठीक है। वहाँ ऐसे लोग को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़े हैं युद्ध के बारे में, जो कि ऋग्वेद में था, कि हम लोग ये देखिए कि यहाँ पुरुष जो है युद्ध में भाग लेते थे, कोई अस्थायी सेना नहीं थी, सब मिलजुल कर जो है युद्ध करते थे, और उस पर जो है सलाह मशवरा भी लेते थे, और ऐसे लोग को सरदार चुनते थे जो बहुत बहादुर और कुशल योद्धा हो, ठीक है। लोगों की विशेषता बताने वाला शब्द, देखिए लोगों का वर्गीकरण जो होता है ना, काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। ऋग्वेद में लोगों की जो विशेषता बताने वाले कुछ शब्द है, जैसे यहाँ पे 2 शब्द का वर्गीकरण किया गया है, जैसे पुरोहित, जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं ना, जो कि यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं। दूसरा जो था वो राजा था। राजा कौन था? तो राजा जो था जो कि मतलब कि लोगों की रक्षा करता था, और जो कि युद्ध करता था, ठीक है। बड़ी राजधानियों मोहल्लों में रहते थे, वो उनके पास सेना थी ना उनके पास सेना थी, ना ही कर वसूलते थे। राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऋग्वेद में कहा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखिए, जो राजा था ऋग्वेद में, ठीक है, उसे कहते थे, जो राजधानियों महलों में रहते थे, उसके पास कोई सेना नहीं था, कोई कर भी वो वसूलते नहीं थे। जैसे कि बाद में जो राजा लोग आए तो वो लोग टैक्स लिया करते थे ना हर चीज़ में, तो ऋग्वेद में जो राजा थे वो किसी तरह का कर वसूला नहीं करते थे, और अगर वो मर जाते थे ना, तो ऐसे नहीं कि उसका बेटा जो है अपने आप शासक बनता, ठीक है, ऐसा नहीं होता था ऋग्वेद में। तो बहुत ही बड़ी बातें कहा गया है, और काफ़ी मतलब कि इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट को याद रखना, कि भाई ऋग्वेद में अगर राजा मर जाता था तो उसका बेटा जो है अपने आप शासक नहीं बनता था, ठीक है। तो जनता ये पूरे समुदाय के लिए 2 शब्द। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जनता और समुदाय के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो एक जन होता है जिसका हिंदी प्रयोग और अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जैसे वैश्व शब्द निकला है, इस भाषा पर तुम अध्यापन। ऋग्वेद में विश्व जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हम पुरुष जन या विश्व, भारत जन या विश्व, यदु जन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वो कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, तथा अपने विरोधियों को दास या दास्यु भी कहते थे। देखिए हम लोग क्या देखें कि अपनी प्रार्थनाओं की रचना की वो कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, ठीक है। और यानी जो रचना की वो आर्य कहते थे, और जो विरोधी होते थे उसको दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वो लोग रहते थे ना जो कि यज्ञ नहीं करते थे, और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास जो है शब्द का मतलब क्या हो गया था, दास मतलब गुलाम हो गया था ना, और दास वो स्त्री और पुरुष होते थे जो युद्ध के बाद बंदी में बनाकर लाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, जो भी काम मालिक चाहते थे वो सब वो करके देता था, ठीक है। तो जिस युग में उपमहाद्वीप की उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, ठीक है। खामोश पहरी और कहानी महापाषाणों की। तो ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा होता है, पाषाण मतलब पत्थर होता है, नाम से जाना जाता है। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से
लगाए गए थे। महापाषाण कब्र जो है बनाने की प्रथा कितने साल पहले हुई थी? 3000 साल पहले शुरू हुई थी, ठीक है। और ये प्रथा कहाँ कहाँ थी? तो दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थे। कहाँ कहाँ थी? दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल जो है यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ, ये इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए कि महापाषाण कब्र जो है 3000 साल पहले शुरू हुआ था, ठीक है। कई बार जो पुरातत्वविद को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हो पत्थर मिला है और एकमात्र प्रमाण जो जमीन के नीचे कब्र को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया गया है, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है, यानी काले लाल मिट्टी जो है ये कहाँ मिला है? तो लोगों का कब्र में मिला है, ठीक है। तो इसके साथ कुछ औजार भी मिले हैं, लोहे के औजार मिले हैं और हथियार मिले हैं, घोड़े का कंकाल भी मिले हैं। ऐसा लगता था ना कि ये लोग जब मर जाते थे तो उसके साथ जो है इन चीज़ों को दफनाया जाता था, ठीक है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद ये मानते थे कि कंकाल के साथ पाई जाने वाली चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी और कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरे कब्रें, जैसे कि आप पता है ना, कोई लोग गरीब होते थे, कुछ अमीर होते थे। तो जो अमीर होते थे, मान लो जो कोई राजा मर गया तो उसके साथ तो बहुत सारी चीज़ें दफनाया जाता होगा, सोना चांदी गहना, उसके इतना तक कि उसके जो दास होते थे ना उसको भी जो है दफना दिया जाता था उनके साथ, ठीक है। लेकिन जो गरीब लोग होते थे तो उनके साथ क्या दफनाया जाएगा? तो उनके साथ कुछ मिट्टी के बर्तन होते थे वो दफनाया जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पे भिन्नताएं देखने को मिली है। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? तो कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं और वो ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया है। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता नष्ट शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। तो देखिए मतलब कि कब्र में ना एक पोर्ट होल होता था, जहाँ पे जो है दोबारा जो है वो लोग एंटर करके वहाँ पे दफना सकते थे, ठीक है, आवश्यकता अनुसार। इनाम गांव से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। इनाम गांव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आपका भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है और इस जगह पे 36 से लेकर 27 साल पहले जो है लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों की प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। और देखिए ये इंपॉर्टेंट है, उसका सिर जो है उत्तर की ओर रहता था उन्हें कई बार घर के अंदर भी दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी और दफनाए गए शव के पास रख दिया जाता था। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा हर घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। 100 के पैर मुड़े हुए थे, ठीक है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट कहाँ इनाम गांव है? क्या सबसे इम्पोर्टेंट भीम की सहायक नदी घोड़ के किनारे है, जो कि 36 से लेकर 37 साल पहले लोग यहाँ रहा करते थे। और इसमें उत्तर की ओर जो है लेटा दिया जाता था, सिर को उत्तर की ओर। ये इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। क्या बताते हैं हमें कंकालों की अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के और लेकिन एक बच्चे और बच्ची की कंकाल एक के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं था। देखिए औरत और मर्द में क्या फ़र्क होता था कि कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते थे। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते थे तो कई बार महिला का कंकाल माना जाता था। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी उस समय आभूषण पहनते थे, तो क्या होता था कंकाल का लिंग जो है पहचानने का बेहतर तरीका उनके हस्त स्त्री हति की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म मतलब कि देती हैं, तो इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा जो रहता है वो पुरुषों से ज़्यादा जो है बड़ा होता है। तो ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य थे, चरक के नाम तो आप सुने होंगे, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता का नाम भी लिखा। चरक संहिता किसने लिखा? तो ये आपका चरक ने लिखा है, पूछा जाता है। तो इन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 300
260 हड्डियाँ हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान के अनुसार कितना है, तो 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा 206 है। तो चरक जो थे वो अपनी गिनती में दांत और हथी स्त्री, ये क्या है हमको ये ना प्रोनाउंसिएशन भी नहीं हो रहा और ठीक से पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है ना, तो उससे आप देख लीजिएगा ये वर्ड, क्योंकि ये वर्ड हम बोल भी नहीं पा रहे, प्रोनाउंसिएशन कर भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कि जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर ये संख्या बताया गया था, ठीक है। तो इनाम के लोगों के काम धंधे, इनाम गांव में प्रांतविदों को गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज जो है मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से भी ये अंदाजा है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चित्ता, कबरा, हिरन, कृष्ण, मृग, कहरा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई जाती है। ऐसे साक्ष मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरिया एकत्र की जाती है, ठीक है। तो ये था इनाम गांव। तो ये था हमारा क्लास 6 का चैप्टर 4। ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट था और सबसे पहली बात है कि हम ऐसे ही चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे सेटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बिहार स्टेट बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो डियर यहाँ पे हम लोग क्लास 9 और 10th का जो है एनसीईआरटी की बुक उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लास 6 अभी हम लोग किए हुए हैं, 8 का प्रीवियस हम लोग कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे सीरियल वाइज चलेंगे, ठीक है। पहले 6, फिर 7, फिर 8। तो अभी हम लोग 9 to 10 का जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसको भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 9 का हम लोग किस चैप्टर से, कहाँ से, क्या कौन सा चीज़ हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।